हेलो दोस्तों, आज का जो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है वो रहेगा संज्ञा। जी हाँ दोस्तों, चाहे रीट की एग्ज़ाम ले लो लेवल 1 या लेवल 2 या फिर कोई अन्य कंपटीशन की एग्ज़ाम ले लो, संज्ञा का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मैं आपका कुछ ही मिनटों के अंदर संज्ञा का टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा, बस मात्र कुछ ही मिनटों के अंदर। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब से डेली के मैं आपको 1 से 2 टॉपिक आपके कंप्लीट करवाऊंगा। चलो दोस्तों, अपन अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है दोस्तों? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था या गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, आपको इस यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान रखना है कि कोई भी भाव, अवस्था या गुण या दशा, उनके जो नाम होते हैं उनको संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अपन देख सकते हैं, जैसे नाम, सीता, पुस्तक, जयपुर, अच्छा, अमीरी, बालपन, ये क्या है, सभी संज्ञा के रूप हैं। ठीक है दोस्तों। अब विशेष तौर से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 3 प्रकार की होती है। दोस्तों, आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप कमेंट्स करके आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दोस्तों, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले होती है, एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी जो संज्ञा है वो होती है कौन सी दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर आप देख सकते हो, दूसरी होती है वो होती है जातिवाचक संज्ञा। और जो तीसरी संज्ञा है वो रहेगी आपकी भाववाचक संज्ञा। जी हाँ दोस्तों, तीसरी जो संज्ञा है वो कौन सी रहेगी? आपकी भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। ठीक है दोस्तों। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? नाम से थोड़ा बहुत स्पष्ट हो चुका होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। दोस्तों, इसमें अपन बात करते हैं किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष अथवा वस्तु विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे व्यक्तियों के नाम, जितने भी व्यक्तियों के नाम हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे राम, सीता, सोहन, अर्जुन, रंजनी, कपिल, चेतन, जितने भी नाम है, किसी भी व्यक्ति के नाम है, वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। दूसरे, जितनी भी वस्तु है दोस्तों, वस्तु जितनी भी है वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रामायण। अब दोस्तों, रामायण वस्तु कैसी? रामायण एक पुस्तक का नाम है। ठीक है दोस्तों। तो ये वस्तु हो गई। ठीक है। तो रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर बात करते हैं उषा पंखा। दोस्तों, उषा पंखा जो कंपनी है उसका ये नाम है, वस्तु का नाम है। ठीक है। रीटा मशीन, आपको इस स्पेशली ये ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से जैसे जयपुरी साड़ी। ठीक है। तो ये वस्तुओं के नाम हैं जो, तो वस्तुओं के जितने भी नाम हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल होते हैं। उसके बाद में स्थान। तो स्थान के अंदर हम बात करते हैं, जैसे सीकर, गंगा, हिमालय, हवा महल, जयपुर, जोधपुर, राजस्थान, ये जितने भी स्थान विशेष के जो नाम हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। अब अपन विस्तृत रूप से इसके बहुत सारे उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तियों के नाम। ठीक है, व्यक्तिवाचक। तो इसमें सबसे पहले व्यक्तियों के नाम। तो व्यक्तियों के नाम के अंदर आप दोस्तों देख सकते हो, कालिदास, अर्जुन, शेक्सपियर, जितने भी व्यक्तियों के नाम हैं ये सभी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं दिशाओं के नाम। तो दिशाओं के अंदर जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जितनी भी दिशाओं के नाम हैं सभी क्या होती है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर बात करते हैं देशों के नाम, जितने भी होते हैं, जैसे अमेरिका, भारत, भूटान, नेपाल, रूस, ठीक है दोस्तों, चाइना, ये जितने भी देश हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। फिर बात करते हैं पहाड़ों के नाम। हिमालय, गोवर्धन, विंध्याचल पर्वत, तो जितने भी पहाड़ों के जो नाम हैं, जो पहाड़ अपने नाम से जाने जाते हैं, वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर शामिल होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं समुद्रों के नाम। जैसे समुद्रों के अंदर दोस्तों आप विशेष तौर से देख सकते हो, हिंद, प्रशांत, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है दोस्तों। तो जितने भी समुद्रों के नाम हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। फिर बात करते हैं नदियों के नाम। कुछ नदियाँ ऐसी हैं जैसे जिन अपने नाम विशेष से प्रसिद्ध है, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी, कृष्णा नदी। ठीक है दोस्तों। तो ये सभी नदियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। फिर आते हैं दिनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। फिर आते हैं महीनों के नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, या हिंदी मास के अंदर भी अपन ले सकते हैं चैत्र, बैसाख। ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं पुस्तकों के नाम। जितनी भी पुस्तक हैं उन सभी के जैसे नाम, जैसे ऊपर भी आ गया था, रामायण, गीता, बाइबल,
गोदान, जितने भी पुस्तकों के नाम हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। फिर समाचार पत्रों के नाम, जैसे राजस्थान पत्रिका, पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर, नवज्योति, जितने भी समाचार पत्रों के नाम हैं वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन त्योहारों के नाम। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस। दोस्तों दिवस जितने भी है, गणतंत्र दिवस, तो उत्सव हो चाहे त्योहार हो, उन सभी के नाम किस में शामिल होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। फिर आते हैं नगरों के नाम। दोस्तों आपको एक चीज़ पकड़ लेनी है, नाम। ठीक है, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो सभी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक यही काम करेगी। उसके बाद में बात करते हैं नगरों के नाम। नगरों के नाम आगे, ऊपर या स्थानों के नाम के अंदर भी अपन शामिल कर सकते हैं, जैसे प्रयाग, कोटा, जयपुर, सीकर। ठीक है दोस्तों, बाद में बात करते हैं सड़कों या चौकों के नाम। सड़क जैसे ग्रांड ट्रैक रोड, लाल चौक, ये सब स्थान में भी ले सकते हैं इसमें। ठीक है, कोई सड़क या गली ऐसी होती है जो अपने नाम विशेष से प्रसिद्ध होती है, तो वो सभी किस में शामिल होते हैं? व्यक्तिवाचक में। फिर ऐतिहासिक युद्धों के नाम, तो जैसे पानीपत का युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, तो ये सभी किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो दोस्तों इसका सिंपल सा लॉजिक है, जितने भी नाम हैं वो सभी किस में शामिल होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट संज्ञा की बात करते हैं, दूसरी संज्ञा का दूसरा प्रकार जातिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, कॉमन नाउन। इसके अंदर अपन बात करते हैं कि जातिवाचक संज्ञाएं कौन सी होती है। जिस संज्ञा में किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध हो। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, कौन सी चीज़? कि किसी स्थान की जाति या पूरे वर्ग, यानी कि या तो पूरी जाति का बोध हो या फिर पूरे वर्ग का बोध हो, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल के अंदर जैसे प्राणियों के अंदर जैसे गाय की बात करते हैं, तो गाय का पूरा समूह, अपन गाय का नाम लेते हैं तो उसमें पूरा समूह शामिल हो जाता है। मनुष्य, घोड़ा, तोता, कबूतर। अपन जब कबूतर की बात जैसे बोलते हैं कबूतर या चिड़िया, तो उसमें कोई एक कबूतर या चिड़िया नहीं आती। कबूतर का मतलब सभी कबूतर शामिल हो गए, चिड़िया का मतलब सभी चिड़िया शामिल हो गई। तो एक समूह का बोध हो, ठीक है दोस्तों, पूरे वर्ग या जाति या समूह का बोध हो, तो वो जातिवाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे वस्तु की अपन बात करें, वस्तु की, पुस्तक। तो पुस्तक के अंदर दोस्तों क्या हुआ कि जितने भी पुस्तक का मतलब सभी पुस्तकों का समूह शामिल हो जाता है उसमें। ये पुस्तक सभी पुस्तकों के समूह को रिप्रेजेंट करती है, तो ये कौन सा है? जातिवाचक। लेकिन दोस्तों किसी पुस्तक विशेष का नाम आ जाए, जैसे रामायण, ठीक है, बाइबल, ठीक है दोस्तों, तो ये पुस्तक विशेष का नाम आ गया, तो नाम अगर आ जाता है तो जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा, और समूह का बोध होता है तो वहाँ पुस्तक। जैसे अपन बात करें पंखा, तो पंखा सभी पंखों के समूह को बोध करवाता है, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन जैसे मशीन, तो मशीन सभी मशीनों के समूह को बोध कराती है, इसलिए कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन जैसे विशेष बात करें रीटा मशीन, तो रीटा मशीन एक जातिवाचक संज्ञा होगी, तो ये किसी पर्टिकुलर नाम हो गया, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दूध, साबुन, तो ये सभी दूध के अंदर सभी दूध शामिल हो जाते हैं। साबुन, तो साबुन के अंदर सभी साबुन के टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ विशेष तौर से ध्यान रखना है, जैसे साबुन की अपन बात करें, अगर यहाँ ऐसे आ जाता है साबुन, तब तो हो गई जातिवाचक संज्ञा। लेकिन ऐसे आ गया कि लाइफ बॉय साबुन, ठीक है दोस्तों, तो लाइफ बॉय साबुन वो नाम आ गया, तो वहाँ पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप एक कॉमन चीज़ दिमाग में फिक्स कर लो, अगर पर्टिकुलर नाम आता है किसी का, तब वो व्यक्तिवाचक, और पूरे समूह का ही बोध करवाती है, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? जातिवाचक। स्थान की बात करें स्थान के अंदर देख सकते हो दोस्तों, पहाड़, नदी, शहर, गांव, विद्यालय, द्वीप या गांव। ठीक है दोस्तों, ये सभी किस में शामिल होते हैं? जातिवाचक संज्ञा में। जैसे पहाड़ का नाम आया तो पहाड़ के अंदर सभी पहाड़ आ गई, नदी मतलब सभी नदी आ गई, लेकिन नदी विशेष का नाम आ जाता है, जैसे गंगा, यमुना, तो फिर वहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाता है। शहर, तो शहर का नाम ऐसे आता है, शहर लिखा हुआ कि शहर कौन सी संज्ञा है, तो ये जातिवाचक होगी। लेकिन जैसे आगे शहर, किसी शहर का नाम दे दिया, जैसे जयपुर या सीकर, तो फिर या कोटा, तो फिर क्या हो गया? वो व्यक्तिवाचक। गांव और विद्यालय, तो अगर किसी विद्यालय का नाम देते तब व्यक्तिवाचक, और विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में तो सभी विद्यालय शामिल हो गया, तो ये कौन सी होगी? जातिवाचक। द्वीप या गांव। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट संज्ञा की बात करते हैं, और लास्ट जो संज्ञा का प्रकार है वो है भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? अपन बात करते हैं
कि किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख, बचपन। दोस्तों इसके जो एग्जाम्पल है, सबसे महत्वपूर्ण जो संज्ञा है वो आपके यही रहेगी। इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है, तो आपको इसको आराम से देखना है। सुख, बचपन, सुंदरता, मानवता, मनुष्यता, शिशु, गौरव, नौकरी, बुढ़ापा, अहंकार। तो दोस्तों ये सभी क्या हो गई, आप देख सकते हो भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है। फिर सर्व से अच्छाई, खटास, मिठास, वीरता, माधुर्यता, खट्टापन, वीरत्व, लाली। तो ये सभी किस में आ गई, भाववाचक संज्ञा में। फिर आ गया खेल, लूट, हंसी, चढ़ाई, चुनाव। तो ये सभी किस में आ गया, भाववाचक संज्ञा के अंदर। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा खेल वाला थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए बनता है कि अपन सोचते हैं खेल एक किसी प्रकार का, खेल का मतलब तो अपन प्रोग्राम समझते हैं। तो ये भाव हो गया कि व्यक्ति में खेलने की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है। लूट, हंसी, चढ़ाई, चुनाव। तो ये दो एग्जाम्पल थोड़े से अलग है, मैंने थोड़ा सा इसको अंडरलाइन भी कर रखा है कि जिसमें आप कंफ्यूज नहीं हो। खेल हुआ, चुनाव हुआ। ठीक है दोस्तों। चुनाव, चुनाव एक प्रकार की क्या है, दशा है, या अपन इसको अवस्था बोल सकते हैं। जैसे चुनाव हो रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको अवस्था के अंदर ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक नोट आपको मैं पढ़ा देता हूं पहले। यहाँ पर कुछ विद्वानों के द्वारा उपयुक्त तीनों संज्ञा के अलावा अंग्रेजी रूपांतरण के आधार पर संज्ञा के दो प्रकार और बताए गए हैं दोस्तों। मतलब कि अपने जो हिंदी में संज्ञा के जो प्रकार है वो केवल तीन ही है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन अंग्रेजी रूपांतरण के अनुसार संज्ञा के दो प्रकार और बताए गए हैं। दो प्रकार कौन कौन से बताए गए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको दोस्तों देखने हैं, ये भी ध्यान रखने हैं। कौन कौन से हैं, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये दोनों प्रकार अपन को हिंदी के अंदर किस में शामिल करने हैं, ध्यान रखना दोस्तों, दोनों के दोनों प्रकार जातिवाचक संज्ञा के अंदर शामिल करना है। पहले मैं आपको महत्वपूर्ण लाइन पढ़ा देता हूँ, उसके बाद में अपन इसको डिस्कस करेंगे। द्रव्यवाचक या समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में मानना चाहिए। यानी कि दोनों किस प्रकार की संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। तो अपने जो एग्जाम में आएगा वो दोनों जातिवाचक संज्ञा में आएगा, लेकिन अपन इसके जो उदाहरण है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए अपन को इसको पढ़ना जरूरी हो गया। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समुदायवाचक संज्ञा। तो समुदायवाचक संज्ञा कौन सी होगी, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि का समूह का बोध हो, वो समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भीड़, कक्षा। दोस्तों भीड़, कक्षा, ये क्या होगी, एक समूह का बोध हो रहा है ना, तो ये व्यक्तियों के समूह का हो रहा है, इसलिए इसको समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर समुदायवाचक संज्ञा ऑप्शन में हो और जातिवाचक संज्ञा भी ऑप्शन में हो, तो क्या करोगे दोस्तों, उस टाइम में आपको समुदायवाचक संज्ञा को ही प्रायिकता देनी है। लेकिन अगर ऑप्शन में समुदायवाचक नहीं हो और जातिवाचक हो, तो क्या करना आपको, जातिवाचक। लेकिन अगर आप रीट की एग्जाम दे रहे हो तो आपको कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपके ऑप्शन में जातिवाचक ही जातिवाचक संज्ञा का ही ऑप्शन आएगा, समुदायवाचक का नहीं आएगा। तो उदाहरण आप विशेष तौर से देख ले, कक्षा, सभा, सेना, सम्मेलन, गिरोह है, जत्था। जत्था का मतलब जो एक टोली होती है ना, उसको अपन कह सकते हैं। गोष्ठी, मंडली, टीम, दल, वृंद। वृंद का मतलब गुच्छा, गुच्छा या समूह, समूह होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये सब किसके अंदर शामिल हो गए, व्यक्तियों के समूह। ठीक है दोस्तों। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये समुदायवाचक संज्ञा के अंदर आ गए, वैसे ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। फिर बात करते हैं जैसे वस्तुओं के अंदर भी अपन कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसे गुच्छा, मंडल, झुंड, ढेर, कुंज, आगार। दोस्तों आगार क्या होता है, आगार एक समूह का ही रूप होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये वस्तुओं का जो समूह होता है, तो इसको अपन जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों अभी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि लास्ट के अंदर कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोट आपको लिखवाए हुए हैं, वो आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि वहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि कन्फ्यूजन जो होता है वो वहीं से होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर अपन बात करते हैं जिन संज्ञा शब्दों में किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, चांदी, सोना, चावल, घी, पीतल, गेहूं, कोयला, लकड़ी। तो दोस्तों ये सभी जातिवाचक संज्ञा के ही प्रकार है। ठीक है दोस्तों, बात खत्म। अब इसमें जो महत्वपूर्ण जो लाइन है वो ये आपको मैंने पहले भी बता दी थी, फिर भी बता देता हूँ। द्रव्यवाचक या समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में ही मानना चाहिए। अब अपने यहाँ पर देख सकते हो,
प्रश्न में यदि द्रव्यवाचक और समुदायवाचक के विकल्प दिए हो तो हमें तद अनुसार विकल्प का चयन करना चाहिए। एक उदाहरण आपके सामने पेश है, तो उदाहरण आप देखिए। क्या उदाहरण है? सभा शब्द में संज्ञा है। तो दोस्तों अब आराम से आप देख सकते हो कि कौन कौन सा हो सकता है। अब इसमें दो ऑप्शन आपके सामने हैं, या तो आप व्यक्तिवाचक करोगे या फिर जातिवाचक करोगे, क्योंकि सभा के अंदर जातिवाचक भी है और व्यक्तिवाचक भी है। लेकिन सभा व्यक्तियों की होती है, इसलिए आपको प्रायिकता किसको लेनी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा को। अगर व्यक्तिवाचक नहीं होती तो किसको आप राइट मानते हैं? जातिवाचक संज्ञा को। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका? इसके अंदर आपके कौन सा, सॉरी दोस्तों सॉरी, इसमें थोड़े से मिस प्रिंट कर दिया मैंने। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर तो क्या होता है? किसी व्यक्ति विशेष का नाम शामिल होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है? जातिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जातिवाचक संज्ञा की। लेकिन आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना था कि अगर इसके अंदर ऑप्शन के अंदर समुदायवाचक संज्ञा भी आ जाता, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में क्या आ जाता? समुदायवाचक संज्ञा भी आ जाता, तो उस स्थिति में आपको क्या करना था? इसमें सभा क्या होती है कि सभा जो होती है वो क्या होती है? एक समुदाय होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करना था आपको? समुदायवाचक संज्ञा कहनी थी, अगर समुदायवाचक होता तो। ठीक है दोस्तों, समुदाय वाचक संज्ञा करनी थी। लेकिन ऑप्शन में जब समुदायवाचक है ही नहीं, तो अपन को किसको प्रायिकता देनी है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा की। अब जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ आती है कि अगर ऑप्शन में समुदायवाचक भी हो और जातिवाचक भी हो तो क्या करें? तो दोस्तों उस स्थिति में आपको पहले समुदायवाचक को प्रायिकता देनी है, और समुदायवाचक नहीं हो तो किसको देनी है? जातिवाचक की। ठीक है दोस्तों, अपन नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। सभा, यहाँ पर देखो दोस्तों, ये आ ही गया, क्वेश्चन ही दिया हुआ है, डोंट वरी। सभा शब्द में संज्ञा है, तो इस स्थिति में देखो दोस्तों, ऊपर पहले जातिवाचक माना था, लेकिन अब इसमें समुदायवाचक माना है, क्योंकि प्रायिकता किसको देनी है आपको? समुदायवाचक को। सेकंड नंबर पे किसको माना है? जातिवाचक को। लेकिन नेक्स्ट दोस्तों, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। समुदायवाचक हो और चाहे द्रव्यवाचक हो, दोनों ही किसके रूप हैं? जातिवाचक संज्ञा की। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। समुदायवाचक या द्रव्यवाचक का हो तो पहले वो हो तो उनको प्रायिकता दे दो, वो नहीं है तो जातिवाचक को दे दो। अब दोस्तों इसके कुछ विशेष नियम अपन पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत बार कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो जाती है। तो पहला नियम अपन बात करते हैं कि पहला नियम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द, यहाँ पर देख सकते हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नामों का भी बोध कराता है तो वह जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये वही चीज़ आ गई कि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नामों का भी बोध करवाता हो, मतलब कि एक के साथ किसी अन्य का भी बोध करवाता हो, तो वो क्या हो गया दोस्तों? जो क्वेश्चन बनता है ना वो यहीं से बनता है। सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है वो यही है। अब आप पहले उदाहरण समझोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक नाम है जयचंद। अगर सिंपल जयचंद के बारे में ही कहा गया होता है इस वाक्य में, तब तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर ये जयचंद नाम किसी अन्य का बोध करवाता है, तब ये क्या हो, कौन सी संज्ञा हो जाएगी दोस्तों? आपको ध्यान रखनी है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर आप एक बार मैं आपको फिर से पढ़ के बता देता हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नामों का बोध करवाता है, आपको इस चीज़ को पकड़ना है, अपने साथ किसका बोध करवाता है? अन्य नामों का, तो वह जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण आप देख सकते हो। पहला उदाहरण, भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भारत में जयचंद, जो जयचंद शब्द है वो अन्य का बोध करवाता है, मतलब वो एक समूह का बोध करवाता है। समूह का बोध करवाता है, तो इसके अंदर कौन सी संज्ञा होगी दोस्तों? आप खुद बताइए, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों थोड़े एक्टिव होके पढ़ना आपको। नेक्स्ट अपन उदाहरण की बात करते हैं। सीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है। ठीक है दोस्तों, अगर वाक्य ऐसे होता कि सीता राम की पत्नी है, तो उस स्थिति में सीता शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता? सीता के लिए। लेकिन दोस्तों ये थोड़ा सा वाक्य चेंज किया हुआ है लक्ष्मी के बारे में। यहाँ पर आपको कैसे पता लगाना कि आप इसमें कौन सी संज्ञा बताओगे? तो दोस्तों आपका जो वाक्य होगा उसमें अंडरलाइन की होगी कि इसमें कौन सी संज्ञा है, इसमें कौन सी संज्ञा, इस वाक्य के अंदर अंडरलाइन किया हुआ होगा या वो डार्क किया हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इस वाक्य की कि सीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है। तो यहाँ पर जो लक्ष्मी शब्द यूज हुआ है
वो लक्ष्मी माता खुद के लिए नहीं हुआ हुआ, वो ये लक्ष्मी शब्द किसके लिए यूज हुआ हुआ है, ये सीता के लिए यूज हुआ हुआ है। ठीक है, तो अन्य के अर्थ में अगर यूज होता है तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाती है, जातिवाचक। देखो दोस्तों, इस नेक्स्ट उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। वह स्त्री तो गंगा है। ठीक है दोस्तों, मतलब गंगा का मतलब गंगा नदी की तरह पवित्र है। ठीक है दोस्तों, तो वह स्त्री तो गंगा है। तो यहाँ जो गंगा शब्द है दोस्तों, जो गंगा शब्द है वो क्या गंगा नदी के लिए यूज हुआ है, नहीं। गंगा शब्द किसके लिए यूज हुआ है दोस्तों, स्त्री के लिए, अन्य के अर्थ में यूज हुआ है। तो अन्य के अर्थ में यूज होता है उस स्थिति के अंदर, उसमें कौन सी संज्ञा मानी जाती है, जातिवाचक संज्ञा। अब आप कहोगे कि तो फिर इसमें गंगा शब्द का आप व्यक्तिवाचक कैसे मानोगे। तो अगर ऐसा होता कि गंगा भारत की पवित्र नदी है, क्या है दोस्तों, पवित्र नदी है। ठीक है दोस्तों, सॉरी, नदी है। तो इस स्थिति के अंदर आपको क्या किया होगा, यहाँ पर अंडरलाइन की होगी गंगा के नीचे, और पूछेगा कि निम्नलिखित वाक्य में जिस वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो अब यहाँ पर जो गंगा शब्द यूज हुआ हुआ है वो गंगा नदी के लिए, मतलब स्वयं के लिए यूज हुआ हुआ है। ठीक है, तो इसमें कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर अन्य के अर्थ में हो तो कौन सी होगी, जातिवाचक। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं, वह वर्तमान समय का विभीषण है। तो यहाँ विभीषण शब्द अन्य के अर्थ में हुआ है, तो कौन सी शब्द संज्ञा होगी इसमें, जातिवाचक। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगर ऐसे आता कि शेक्सपियर एक महान पोइट्री है, कवि है, शेक्सपियर एक महान कवि है, तो शेक्सपियर उस स्थिति में तो व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन शेक्सपियर का जो यहाँ पर जो शब्द यूज हुआ है वो किसके संदर्भ में हुआ है, कालिदास के, अन्य के अर्थ में। तो अन्य के अर्थ में होने की स्थिति में कौन सी संज्ञा होगी इसमें, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट एक और नेक्स्ट नियम की अपन बात करते हैं। अगला नियम अपन देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द यदि किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। दोबारा देखना दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा अब उल्टा था, पहले व्यक्तिवाचक जातिवाचक में थी, अब जातिवाचक व्यक्तिवाचक में। कोई भी अगर ऐसा शब्द है जातिवाचक संज्ञा का जो व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे नेताजी, यहाँ पर देख सकते हो नेताजी, सिंपल अगर पूछ ले कि नेताजी में कौन सी संज्ञा है, तो नेताजी में तो बहुत सारे नेताओं का समूह शामिल हो गया, तो उस स्थिति में जातिवाचक। लेकिन वाक्य में अगर प्रयोग किया हुआ हो और किसी नेताजी शब्द किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को इंडिकेट करता हो तो उस स्थिति में वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। जैसे नेताजी के योगदान को हम नहीं भूल सकते। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर नेताजी किसका नेताजी यहाँ पर किसको इंडिकेट करके यहाँ ये एक व्यक्ति विशेष को प्रदर्शित कर रहे हैं। नेताजी मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष के लिए बात हो। जैसे यहाँ पर देखो, आज़ादी के बाद सरदार ने बहुत अच्छा कार्य किया, तो यहाँ सरदार किसके लिए यूज किया हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर सीधा आ जाए कि भारत में सरदार बहुत ही महान है, तो उस स्थिति में सरदार एक समूह के बारे में कहा जाता है, तो सरदार शब्द उस स्थिति में जातिवाचक संज्ञा का रूप हो जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष को दर्शाता है, जैसे आज़ादी के बाद सरदार, तो यहाँ सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर ये सरदार जातिवाचक संज्ञा होने के बाद में भी कौन सी संज्ञा मानी गई है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, तो वाक्य के अंदर प्रयोग के आधार पर आपको संज्ञा देखनी पड़ेगी। थर्ड नियम की अपन बात करते हैं दोस्तों, किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर पूछ सकते हो। थर्ड नियम की अपन बात करते हैं, इसके अंदर भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है, यानी भाववाचक जो संज्ञा है उसका सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। यदि भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि भाववाचक संज्ञा किसके साथ आएगी, हमेशा एक वचन के साथ। एक वचन के साथ नहीं है तो सोच लेना कौन सी संज्ञा में है, उसमें जातिवाचक। जैसे अब दूरियां भी नज़दीकियां बन गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब दूरियां भी नज़दीकियां बन गई है, तो यहाँ पर किसके अर्थ में यूज हो रहा है दोस्तों, सिंपल अगर आता दूरी। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या आता है, सिंपल अगर वर्ड यूज होता है कि दूरी। अगर दूरी की बात करें
कि सीकर से जयपुर 110 किलोमीटर दूरी पर है, तो उस स्थिति में दूरी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सिंपल एक वचन में प्रयुक्त हुआ है, तो वहाँ पर हो गई भाववाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर दूरियाँ और नज़दीकियाँ ये बहुवचन में प्रयुक्त हो रही है, तो दूरियाँ और नज़दीकियाँ ये समूह का बोध करा रही है, जाति का बोध करवा रही है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है। अब ऐसे सिंपल दिमाग में लॉजिक ये याद रखो कि जो बहुवचन है ना, बहुवचन वो एक समूह या जाति का बोध करवाता है। क्यों? बहुवचन किसके लिए प्रयुक्त होता है? दो या दो से अधिक संज्ञाओं को अपन बहुवचन मान सकते हैं, तो उस स्थिति में वो एक समूह का बोध कराते हैं। तो जितने भी बहुवचन वाले शब्द हैं आप उनको सीधे ही जातिवाचक संज्ञा के अंदर आप मान सकते हो, जैसे दूरियां हुई, नज़दीकियां हुई। ठीक है दोस्तों, इसी हिसाब से चोरियां हुई और प्रार्थनाएं भी आप देख सकते हो। यहाँ पर ये वाक्य पूरा देख सकते हो, हम सबकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएगी। सिंपल प्रार्थना शब्द एक प्रकार का भाव है। ठीक है, तो वो भाववाचक संज्ञा आ गई। लेकिन प्रार्थनाएं तो नाम से स्पष्ट है दोस्तों, ये बहुवचन हमेशा समूह का बोध करवाता है। सिंपल सी लॉजिक है, समूह का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञा होती है, समूह या जाति का बोध करवाता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो लास्ट नियम बचा है, कुछ विशेषण शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होने पर जातिवाचक संज्ञा में मान लिए जाते हैं। जैसे सिंपल गरीब एक क्या है? उसकी दशा है, किसी व्यक्ति की क्या है? दशा। गरीबी उसकी क्या है? उसका भाव है। गरीब उसकी विशेषता है, तो उसको गरीबों मतलब कि कोई विशेषण है। गरीब एक विशेषण है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। गरीब अपन आगे पढ़ेंगे। गरीब क्या है? विशेषण। गरीबी क्या है? गरीब उसकी विशेषता है। गरीबी क्या है? उसकी दशा होगी। तो गरीबी अगर पूछे तो गरीबी आ गई किसके अंदर? भाववाचक संज्ञा में। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगी आपकी? ये होगी भाववाचक संज्ञा। गरीबों क्या हो गया? गरीबों, तो ये समूह का बोध हो गया। वहीं देख लेना, अब दिमाग में एक ही नियम याद रखो, नियम नंबर 3 और 4 के लिए, कि बहुवचन जहाँ पर भी प्रयुक्त हुआ जातिवाचक संज्ञा होगी, बात खत्म। ठीक है दोस्तों, तो उदाहरण देख लेते हैं अपन फटाफट। गरीबों पर दया करो तो कौन सी होगी? जातिवाचक। बड़ों का आदर करो तो कौन सी होगी? जातिवाचक। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अपनी संज्ञा का टॉपिक, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करेंगे सर्वनाम की। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, साथ में कमेंट में आप मुझे सजेस्ट भी जरूर करना कि आपको और कौन सा टॉपिक पढ़ना है।